हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद हिमांशी। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि स्टेबिलिटी कितने टाइप की होती है, जिसके अंदर हमने देखा काइनेटिक स्टेबिलिटी और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में। जहाँ पर हमने पढ़ लिया था क्या कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी किस किस से डील करती है। आज हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, या ये बोलें कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से अपना मेटल कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, स्टेबल बनेगा। तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं क्या, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल कैटायन। ठीक है, इसके अंदर हम भी पहला जो फैक्टर हम बात करते हैं वो करते हैं क्या, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल कैटायन। तो देखो जैसे जैसे मेटल पर क्या होगा, जैसे जैसे मेटल पर चार्ज इंक्रीज होगा, मेटल पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जैसे जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, वैसे वैसे बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों होगी, देखो जैसे जैसे मेटल पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे मेटल का साइज़ क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब उसका जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जैसे जैसे मेटल कैटायन का जेड इफेक्टिव बढ़ेगा यानी कि उसका साइज़ कम होगा, तो क्या होगा, उसका आने वाले लिगैंड पर अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होने से क्या होगा, मेटल लिगैंड बॉन्ड जो बनेगा वो कैसा बनेगा, स्टेबल मेटल लिगैंड बॉन्ड बनेगा और मेटल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। देखो चार्ज के साथ यहाँ एक फैक्टर आ रहा है क्या, साइज। तो अपन ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे सेंट्रल मेटल कैटायन का साइज डिक्रीज होगा यानी कि उसका जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, साइज के जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्या, मेटल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी। क्योंकि साइज जितना कम होगा यानी कि मेटल कॉम्प्लेक्स में मेटल कैटायन का साइज़ जितना कम होगा वो आने वाले लिगैंड पर उतना ही ज़्यादा क्या लगा पाएगा, अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि अब वो छोटा हो गया साइज़ में और ज़्यादा पास तक लिगैंड आ पाएगा। तो साइज़ जितना कम होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, इसकी स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। इसी में हम एक ट्रांजिशन मेटल्स के लिए 3D सीरीज़ में बात करते हैं। ट्रांजिशन मेटल में 3D सीरीज़ में बात करें तो यहाँ पर एक सीरीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं क्या, इरविंग विलियम सीरीज़। ठीक है, ये सीरीज़ जो दी गई थी वो किसके लिए दी गई थी, 3D सीरीज, 3D के लिए दी गई थी। 3D जो पीरियड के अपने मेटल्स हैं उनके लिए दी गई थी। ठीक है, और उन पर जो चार्ज था वो कितना था, +2 हो। तो क्या उनकी स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, वो होता है इस तरीके से। अब यहाँ देखो लेफ़्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। साइज कम होता है लेफ़्ट टू राइट जाने पर, पीरियड में साइज कम होगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव के इंक्रीज होने से मेटल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर जेड एन का साइज़ क्या है, जेड एन का साइज़ छोटा है किससे, कॉपर से। फिर भी क्या है, हम ये कह रहे हैं कि जो इससे बनने वाला कॉम्प्लेक्स है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे देखो जेडएन के पास CFSE की वैल्यू कितनी होती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, और जबकि कॉपर में बात करें, कॉपर में क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी प्रेजेंट होती है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या करती है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करती है, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करती है। इसलिए कॉपर जो होगा उससे बनने वाला कॉम्प्लेक्स जिंक के कंपैरिजन में क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, ये आई बात समझ में। जब यहाँ बात कर ही रहे हैं ट्रांजिशन मेटल की तो ये देखते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, यानी कि 3D से 4D, 4D से 5D यदि हम आते हैं तो कैसे स्टेबिलिटी पर
अफेक्ट पड़ेगा। तो देखो 3D से 4D, 4D से 5D आ रहे हैं, इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज़ हो रहा है। और जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे क्या होता है, स्प्लिटिंग एनर्जी जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। ठीक है, ये बातें हम कहाँ पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। स्प्लिटिंग एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो CFSE की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। और CFSE की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो अभी हमने पढ़ा जैसे जैसे CFSE बढ़ेगा मेटल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, क्योंकि CFSE कैसा फैक्टर है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाला फैक्टर है। तो अभी तक हमने बात करी किसकी, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल कैटायन की। अब हम बात करेंगे कि जो आने वाला लिगेंड है उसका कैसा नेचर होगा कि अपने मेटल कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, स्टेबल बनेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी, नेचर ऑफ लिगेंड की। ठीक है, अब देखो लिगेंड क्या करता है, लिगेंड करता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसका मतलब जिस लिगेंड की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी वही मेटल कैटायन के साथ क्या अच्छा बॉन्ड बनाएगा और मेटल कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, स्टेबल बनेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने को ही क्या बोलते हैं, उसकी बेसिसिटी बोलते हैं। इसका मतलब लिगेंड की जितनी ज़्यादा बेसिसिटी होगी वो मेटल लिगेंड बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। और मेटल लिगेंड बॉन्ड स्टेबल है तो मेटल कॉम्प्लेक्स भी कैसा होगा, स्टेबल होता जाएगा। ठीक है, इसके साथ हम बात करते हैं क्या कि यदि मेरा आने वाला लिगेंड कैसा है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड, तो स्टेबिलिटी पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो देखो पाई एक्सेप्टर लिगेंड में क्या होता है, ठीक है ये देखते हैं। पाई एक्सेप्टर लिगेंड में क्या होता है कि लिगेंड इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करेगा ही करेगा, साथ में इस लिगेंड के पास क्या होते हैं, वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें कि वो इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है यदि क्या हो, मेटल के पास फील्ड ऑर्बिटल हो। तो पहले तो क्या करेगा, लिगेंड क्या करेगा, मेटल को इलेक्ट्रॉन्स देगा और मेटल लिगेंड क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। ये तो हुई सिंपल बात। उसके बाद हमने क्या बोला कि इस टाइम मेटल के पास क्या प्रेजेंट है, वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो ये और साथ में क्या बोला कि यदि मेटल के पास क्या हो, फील्ड डी ऑर्बिटल हो। तो यदि इसके पास फील्ड डी ऑर्बिटल हैं, ठीक है ये फील्ड डी ऑर्बिटल हैं इसके पास, और इसके पास क्या है, वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल हैं, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसमें। ठीक है, तो इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को बोलते हैं मेटल टू लिगेंड बैक बॉन्डिंग। तो जितनी ज़्यादा बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी मेटल कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ क्या होता जा रहा है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता जा रहा है। ठीक है, और जितना ज़्यादा अपन ने देखा है सिग्मा बॉन्ड से ज़्यादा स्टेबल एक सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड सी और सी डबल बॉन्ड सी में किसको तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है, सी डबल बॉन्ड सी को। तो यहाँ वही तो काम हो रहा है कि मेटल लिगेंड में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन के कैरेक्टर आते जा रहे हैं, बैक बॉन्डिंग बढ़ती जा रही है, तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में, ये हुआ इतनी बात। उसके बाद हम बात करते हैं कि लिगेंड में यदि डाइपोल मूवमेंट्स, यदि आने वाले लिगेंड्स जो हैं हमारे पास डिफरेंट लिगेंड है, उन सबका डाइपोल मूवमेंट भी डिफरेंट है, तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है स्टेबिलिटी पर। तो तीसरा फैक्टर हम देखेंगे क्या, लिगेंड्स का डाइपोल मूवमेंट। तो देखो डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट से क्या मतलब होता है, चार्ज सेपरेशन, क्या होता है, चार्ज सेपरेशन। ठीक है, तो जितना ज़्यादा चार्ज सेपरेशन होगा, यानी कि जितना ज़्यादा हम क्लियरली कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज आएगा लिगेंड पर, चार्ज सेपरेशन में एक पॉजिटिव सेंटर बनेगा एक नेगेटिव बनेगा, और लिगेंड डोनेट किससे करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर से। तो जितना ज़्यादा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, उसकी बेसिसिटी बढ़ेगी और मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, और क्या होगा, मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होगा, स्टेबल होगा। तो अपन कह सकते हैं जैसे जैसे डाइपोल मूवमेंट को कैसे शो करते हैं, म्यू से, म्यू इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, मेटल कॉम्प्लेक्स की इंक्रीज होगी। ठीक है,
देखो वैसे क्वेश्चन दें, क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, अमोनिया एक बार एक हाइड्रोजन को वो रिप्लेस कर दे हाइड्रोजन से एथिल ग्रुप से, और एक बार एक इसमें से एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे किससे, इथाइल ग्रुप से। तो अब ये पूछे बताओ कि यहाँ पर ये इनमें से कौन सा लिगेंड है जो मेटल के साथ कैसा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो देखो यहाँ डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर देखते हैं। डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर किस तरीके से, इस तरीके से। तो मेटल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी क्या रहेगा, ये होगा। अमोनिया अच्छा मेटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उससे कम स्टेबिलिटी इसकी, और सबसे कम स्टेबिलिटी क्या होगी, इसकी होगी। यानी कि इधर से इधर जाने पर म्यू डिक्रीज हो रहा है, तो मेटल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, कीलेट की। तो कीलेट को बहुत अच्छे से पढ़ना है अपने को। कीलेट इफेक्ट बोलेंगे जिसे अपन, क्या पढ़ना है अपने को, कीलेट इफेक्ट, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आता है नेट में। ठीक है, अब देखो बात तो होती है कीलेट इफेक्ट में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कीलेट होता क्या है, कीलेट बनते कैसे हैं। तो यदि मैं बात करूं कि मेरा जो लिगेंड है उसके पास मोर देन वन डोनर साइट है, ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, पॉलीडेंटेंट लिगेंड हैं अपने पास। कैसे लिगेंड हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड, यानी कि डोनर साइट एक से ज़्यादा है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, मोर देन वन डोनर साइट। और वो दोनों डोनर साइड का यूज़ एक साथ कर सकता है किसमें, मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो अपनी सारी डेंसिटी को यूज़ करे तो रिंग का फॉर्मेशन होगा, और उस रिंग फॉर्मेशन को बोलेंगे क्या, ऐसे जब कॉम्प्लेक्स जब बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे किसके साथ, मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, एक मेटल बॉन्ड को फॉर्मेशन करेंगे तो क्या होगा, एक रिंग का फॉर्मेशन ये करेंगे, और इस रिंग के फॉर्मेशन को ही क्या कहते हैं अपन, कीलेशन। ठीक है, और जैसे जितनी इसको बोलेंगे कीलेशन। देखो एग्जांपल लेते हैं अपन एक पहले, EN, ये लिगेंड सुना होगा आपने, इसका पूरा नाम क्या होता है, इथाइलिन डाइएमीन। ये कैसा लिगेंड होता है, ये होता है बाइडेंटेंट लिगेंड। यानी कि इसके पास कितनी डोनर साइट होती हैं, दो डोनर साइट इसके पास होती हैं, और दोनों साइड्स को ये एक ही साथ क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। तो इसकी स्ट्रक्चर इसको देखें तो ये किस टाइप का होगा, ये कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, तो कितनी डोनर साइट हो गई, एक, दो डोनर साइट इसमें हो गई। अब देखो इसका हम फॉर्मेशन करते हैं मेटल, ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है किसके साथ, मेटल के साथ। ठीक है, ये मेटल के पास क्या है, प्लस चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्या फॉर्मेशन हुआ, ये रिंग फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, और इसी को क्या बोलेंगे अपन, क्या, कीलेशन। और कीलेशन की वजह से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अपन कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा कीलेशन होगा, कीलेशन के इंक्रीज होने के साथ उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, मेटल कॉम्प्लेक्स की इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ये बात आई समझ में आपको। अब देखिए क्या, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि रिंग फॉर्मेशन होने से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज हो रही है। तो देखो क्या होता है, मैं आपके पास सिंपल, हमने एक मेटल कॉम्प्लेक्स लिया ये, ठीक है, और अभी अभी हमने एक पॉलीडेंटेंट लिगेंड का क्या एग्जांपल लिया था अपन ने, इथाइलिन डाइएमीन लिया था। ठीक है, इससे किया, देखो
तो ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, एक नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन और एक नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर टोटल H2O कितनी है, 4, और एक H2O कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक H2O कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर देखो ये बनेगा अपने पास इस तरीके से बनेगा, और 2 वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, क्योंकि एक इथाइलिन ही कितने कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है अपने पास। अब मैं उसके बाद बात करती हूँ क्या, इस बार मैंने इथाइलिन डाई एमीन ना लेकर क्या लिया, मैंने लिया डाई। इसका फुल फॉर्म क्या होती है, इसको बोलते हैं अपन डाई इथाइल ट्राई एमीन, ठीक है। और इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं अपन NH2 CH2 CH2 NH, ये इस टाइप का ये होता है अपना, ठीक है, डाई इथाइल ट्राई एमीन। तो इसमें कितनी डोनर साइट हो गई, इसमें 3 डोनर साइट हैं। एक डोनर साइट कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रही है, 2, तो 3 कितने देगी, 6 इलेक्ट्रॉन्स देगी। तो यहाँ पर किस तरीके से फॉर्मेशन होगा मेटल कॉम्प्लेक्स का, और कितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, इस बार 3 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। और वहीं यदि मैं इसकी जगह क्या लूँ, ये क्या होता है, ये होता है ट्राई इथाइल टेट्रा एमीन। इसका मतलब अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बस आपको ये करना है, ठीक है। तो ये किस में बदल गया, ट्राई इथाइल टेट्रा एमीन, ठीक है। अब कितनी डोनर साइट हो चुकी हैं, 4 हो चुकी हैं, और एक कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, तो 4 कितने इलेक्ट्रॉन्स देंगे, 8 देंगे। इस बार सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, और अपने को मिलेगा क्या, ये। अब देखो क्या हो रहा है, इधर ऊपर से नीचे जब हम आ रहे हैं तो प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखो कैसे, यहाँ पर रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल्स थे, 2, प्रोडक्ट में कितने हैं, 3। यहाँ रिएक्टेंट्स में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2, प्रोडक्ट में कितने हैं, 4, ठीक है। यहाँ थे रिएक्टेंट्स में 2, तो प्रोडक्ट्स में है 3। यहाँ रिएक्टेंट्स में है 2, प्रोडक्ट्स में कितने मॉलिक्यूल हैं, 4। यहाँ रिएक्टेंट में है 2 मॉलिक्यूल्स और रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में अपने क्या हैं, 5 हैं। तो ऊपर से नीचे आने पर यदि यहाँ पे डेल्टा एन निकालूँ, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस 1 है, यहाँ 2 है, और यहाँ कितना आएगा, 3। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट्स में बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही है। और सिस्टम की एंट्रोपी यदि इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, सिस्टम स्टेबल होगा अपना, यानी मेटल कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, स्टेबल बनेगा। ये कैसे पता चला, देखो डेल्टा जी क्या होता है अपना, डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो जितना ज़्यादा डेल्टा एस इंक्रीज़ होगा उससे क्या होगा, ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये टर्म कम होने से क्या होगा, ये टर्म्स सॉरी ये पूरी की पूरी टर्म भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ये पूरी टर्म इंक्रीज़ हो रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, तो डेल्टा जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। और डेल्टा जी जितना नेगेटिव होगा, कल की वीडियो में देखा तो उतनी ज़्यादा क्या होगी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होगी, कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा स्टेबल बनेगा। ठीक है, तो आई बात समझ में। चाहे अपन ये देखें कि जब मोनोडेंटेंट लिगैंड को कोई भी पॉलीडेंटेंट लिगैंड रिप्लेस कर रहा है, कीलेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही है। और सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज़ होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब यहाँ से एग्जांपल में एक बात ध्यान और दो, ठीक है, क्या कि यहाँ पर कितनी रिंग का फॉर्मेशन होगा, एक लिगैंड है अपना बाइडेंटेंट, और वो कितनी रिंग का फॉर्मेशन करेगा, एक ही रिंग का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो रिंग पर लिगैंड कितनी हो गई, एक हो गई।
यहाँ पर लिगैंड तो एक ही है, पर यहाँ पर रिंग का कितनी फॉर्मेशन हो रही थी, 2 रिंग का फॉर्मेशन हो रहा था। कितनी रिंग फॉर्म हो रही थी, 2 रिंग फॉर्म हो रही थी, ठीक है। और इस केस में जो रिंग फॉर्मेशन होगा वो कितना रिंग फॉर्मेशन हो रही है, 3। तो यानी कि ऊपर से नीचे आने पर लिगैंड तो अपना एक ही है, पर उन पर जो रिंग का नंबर है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी कि रिंग पर लिगैंड क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। और रिंग पर लिगैंड जितनी ज़्यादा होंगी उसका कीलेट इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा और उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं रिंग पर लिगैंड यदि इंक्रीज़ होती है तब भी क्या होगा, कीलेट इफेक्ट इंक्रीज़ होगा। और कीलेट इफेक्ट के इंक्रीज़ होने से क्या होगा, अपने पास कीलेट इफेक्ट के इंक्रीज़ होने से स्टेबिलिटी जो कॉम्प्लेक्स की है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, ठीक है। अब यहाँ एक बात देखो, अपन ने क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे कीलेट इफेक्ट देख रहे हैं, कीलेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ कौन सा वर्ड डोमिनेंट आ रहा है, एंट्रोपी। तो अपन कहेंगे कीलेट इफेक्ट क्या है, मेजरली एंट्रोपिक। कैसा इफेक्ट है ये, मेजरली एंट्रोपिक। अब यहाँ पे एक बात आती है कि हम इसे मेजरली एंट्रोपिक क्यों बोल रहे हैं, मतलब अपन सीधे सीधे ये भी तो बोल सकते हैं एंट्रोपिक फैक्टर है। तो देखो क्या इसमें एंट्रोपिक फैक्टर तो आ रहा है, साथ में थोड़ा बहुत एंथैल्पिक फैक्टर भी काम करता है। कौन सा, एंथैल्पिक फैक्टर भी काम करता है। कैसे करता है वो देखते हैं। देखो ये बातें सारी लिखना। अब देखो, एक तो मैं लूँ मोनोडेंटेंट लिगैंड, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बात कर रहे हैं और ऑलरेडी एक अमोनिया इस पे लगा हुआ है, मतलब एक स्टेप मैं आपको कम करके बताऊं और उसके बाद दूसरे का मैं इस पर अटैक करवा रही हूँ, दूसरे अमोनिया का। तो देखो क्या होगा, इस अमोनिया को, इस लिगैंड को, एक तो इस लिगैंड की हिंड्रेंस का सामना करना पड़ेगा, दूसरा मैं इसे बाहर से लेकर आ रही हूँ, तो बाहर से लेकर आने के लिए भी मुझे क्या चाहिएगी, एनर्जी चाहिएगी। इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की नीड होगी। यानी कि यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हम कर रहे हैं, अमोनिया को ला रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे कैसी एनर्जी चाहिए, हाई ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी की नीड होगी, क्योंकि हमें उसे क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। हम उसे बाहर से लेकर आ रहे हैं और दूसरा उसे पहले से जो प्रेजेंट लिगैंड है उसके स्टेरिक हिंड्रेंस का, उसके रिपल्शन का भी क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। तो हमें उसे क्या ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। वही बात करें हम किसकी, कीलेट इफेक्ट में, किसी हम बाइडेंडेंट लिगैंड को ही लेते हैं जैसे, ठीक है। तो ये लिगैंड है, इसको हमें रिप्लेस करना है। बाइडेंडेंट लिगैंड अपना कुछ इस टाइप का है, ठीक है, CH2 CH2 NH2, ठीक है। अब देखो ये तो इसके साथ ही जुड़ा रहेगा, यहाँ हमें ऑर्गेनाइज नहीं करना है, या हम बाहर से कोई भी लिगैंड को नहीं ला रहे हैं, ये इसी के साथ प्रेजेंट है। तो यहाँ क्या उतनी ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी यहाँ देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी। तो पहले की तुलना में कम ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ी, यानी कि डेल्टा H की वैल्यू कम हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, अब जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे ठीक है, तो हमको कैसी, लेस ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी चाहिएगी, ठीक है। केवल उसे क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है, यही जुड़ जाएगा। तो कम ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी लगी, यानी कि अपने पास क्या हुआ, डेल्टा H की वैल्यू, कीलेट इफेक्ट से डेल्टा H की वैल्यू भी कम हो रही है। डेल्टा H की वैल्यू यदि कम होगी तो डेल्टा G की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। डेल्टा G की वैल्यू कम होगी तो सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। आई बात समझ में। इसका मतलब, लेकिन जो मेन फैक्टर है वो क्या है, एंट्रोपिक। ज़्यादा से ज़्यादा जो डिफरेंस ला रहा था इस डेल्टा जी में, वो क्या ला रहा था, एंट्रोपिक फैक्टर ला रहा था। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये मेजरली कैसा फैक्टर होता है, एंट्रोपिक फैक्टर होता है। अब देखो कीलेट में क्या हो रहा है, रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, हो रहा है रिंग फॉर्मेशन। तो ज़रूरी तो नहीं हर कोई लिगैंड इसी टाइप की रिंग का फॉर्मेशन करेगा। 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, ये सारी रिंगें बनती हैं। तो इस तरीके से ही आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है जहाँ पर रिंग का साइज़ डिफरेंट है, तो वहाँ हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर में सेट करना है। तो कैसे करेंगे हम बात करते हैं उसी चीज़ पर।
ठीक है। तो देखो 3 मेंबर रिंग जनरली नहीं बनती है, क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रेन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सेम 4 मेंबर रिंग के साथ होता है। बात करते हैं 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग के साथ। किसके साथ? 5 मेंबर सैचुरेटेड रिंग है एक आपके पास, एक आपके पास 6 मेंबर सैचुरेटेड रिंग है। तो बताओ कौन सी रिंग जो होगी वो मोर स्टेबल होगी? यहाँ बात ये इस पर ध्यान देना। तो यहाँ पर जो होगी 5 मेंबर जो होगी वो मोर स्टेबल होगी किससे? 6 मेंबर से। क्यों होगी? क्योंकि 5 में जो रिंग स्ट्रेन होगा वो कम होगा किससे? 6 मेंबर रिंग से, ठीक है। तो रिंग स्ट्रेन यहाँ पर क्या कम कर रहा है? यहाँ पर हमने जो स्टेबिलिटी देखी वो किसके फैक्टर की वजह से देखी? रिंग स्ट्रेन की वजह से। कि रिंग में स्ट्रेन जितना कम होगा वो रिंग उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? स्टेबल होगी। लेकिन यदि आपके पास पेपर में दे दे एक 6 मेंबर सैचुरेटेड रिंग और एक दे दे 6 मेंबर अनसैचुरेटेड रिंग, तो वहाँ क्या स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा? तो देखो इसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल लेने के लिए अपन ने क्या लिया? हम लेते हैं इसको एसिटिल एसीटोन लेते हैं अपन, ठीक है। क्या लिया अपन ने? एसिटिल एसीटोन। ये है अपना क्या? एसिटिल एसीटोन। इसे शो करते हैं किससे? एसी से, ठीक है। अब मैंने यहाँ कोई बेस लिया, वो बेस क्या करेगा? वो बेस क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर ले जाएगा और अपने पास अब क्या बनेगा? अपने पास बनेगा ये, ठीक है। देखो नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ क्या प्रेजेंट है? कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। तो यहाँ क्या होगा? इस तरीके से जाएगा। और इसको अपन किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं? जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसे बनेगी अपनी? ठीक है। अब यहाँ देखो ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, ठीक है। 2 ही इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, ठीक है। और 2 ही इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा? ये डोनेट करेगा। यानी कि ये टोटल कितने डोनेट कर रहे इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सिस्टम। 6 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सिस्टम है विद क्या? कॉन्जुगेशन। यानी कि यहाँ क्या आ रही है? रेजोनेंस होने की वजह से एरोमेटिसिटी आएगी रिंग के साथ, मेटल के साथ। जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा तो वो क्या होगा? वहाँ पर 6 मेंबर रिंग में एरोमेटिक कैरेक्टर आएंगे। लाइक ये मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो कैसे बनाएगा? ये मेटल हुआ अपना, ठीक है। इस पे चार्ज है +x, तो ये ऑक्सीजन, ठीक है। ये दोनों ऑक्सीजन लगा दिए अपन ने। फिर उसके बाद अपने को क्या करना है? देखो ये इस तरीके से है अपना। ये ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद इधर ये ऑक्सीजन हो गया, ये आएगा, ठीक है। ये वाला CH2 हो गया, ये C, ये इलेक्ट्रॉन्स अभी यहाँ पर भी कैसे हो सकते हैं? ये पूरे रिंग में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो इस चीज़ को अपन किस चीज़ से डिनोट करते हैं? इस चीज़ से डिनोट कर सकते हैं। नेगेटिव चार्ज पूरी रिंग में क्या हो रहा है? घूम रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है? इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर क्या आ रहे हैं? एरोमेटिक कैरेक्टर प्रेजेंट हो रहे हैं। और एरोमेटिक है कोई सिस्टम तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसलिए यदि हम इस सारी चीज़ को एक ऑर्डर में सेट करें तो क्या ऑर्डर बनने वाला है अपने पास? तो अपने पास ऑर्डर आएगा क्या? 6 मेंबर अनसैचुरेटेड रिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहे हैं। अनसैचुरेटेड रिंग मोर स्टेबल होगी, ठीक है। उससे कम स्टेबल होगी 5 मेंबर सैचुरेटेड रिंग, और उससे भी कम स्टेबल होगी 6 मेंबर
सैचुरेटेड रिंग। आई बात समझ में? तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अब कीलेट इफेक्ट में एक लास्ट बात और हमको करनी है कि क्वेश्चन में जो अपना मेटल कॉम्प्लेक्स है उसमें कीलेशन के साथ साथ क्या प्रेजेंट है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी प्रेजेंट है। तो सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, अब अपने सिस्टम में कीलेट इफेक्ट भी प्रेजेंट है और जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी क्या है, JTD भी क्या है, प्रेजेंट है। तो क्या होगा, देखो कीलेट इफेक्ट क्या कर रहा है, कीलेट इफेक्ट भी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को अलग से देखते हैं तो वो भी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। लेकिन यदि ये दोनों चीज़ें एक ही कॉम्प्लेक्स में मिल जाएं तो स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यदि ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखिए क्यों, मैं पहले कीलेट का एग्जांपल ले लेती हूँ कोई। ठीक है, तो सभी बॉन्ड एक जैसी हैं और अपने पास इस तरीके से फॉर्मेशन हो गया। हमने इथाइलिन डाई एमीन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किया है। ठीक है, और ये N पॉजिटिव। हमें नहीं पता मेटल पर अभी कितना चार्ज है। अब हम बात करते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जिसमें प्रेजेंट है। तो वहाँ ये क्या होगा, यदि हम कॉपर की बात करते हैं तो वहाँ जेड आउट मिलता है, जेड एक्सिस का बॉन्ड ज़्यादा लंबा होता है कंपेयर टू किससे, एक्स और वाई से। अब यहाँ देखो, यहाँ कैसी रिंग का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एक रिंग, हाँ एक रिंग अपनी बनेगी इस तरीके से, एक रिंग इस तरीके से बनेगी अपनी, और एक रिंग इस तरीके से बनेगी। तो यहाँ देखो, यहाँ सभी बॉन्ड सेम थे, सभी रिंग का साइज़ क्या था, सेम था। यहाँ पर बॉन्ड छोटे बड़े के बीच में बन रहे हैं तो रिंग उतनी अच्छी बन पाएगी क्या, नहीं बन पाएगी। रिंग में क्या आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा और स्ट्रेन की वजह से उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ यदि हम स्टेबिलिटी का फैक्ट ऑर्डर लगाएं तो स्टेबल कौन होगा, ये होगा। तो यदि क्वेश्चन आता है तो आपको देखना है कि कीलेट इफेक्ट के साथ जॉन टेलर प्रेजेंट है कि नहीं है। जॉन टेलर प्रेजेंट है साथ में तो उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जॉन टेलर नहीं है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे इसके लिए हम एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, आपको एक दिया हुआ है निकेल के साथ, ये एक आपको दिया हुआ है कॉपर के साथ। ठीक है, और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा मेटल कॉम्प्लेक्स क्या है, स्टेबल है। तो यहाँ देखिए, निकेल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि D8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका होगा, D8 होगा। और ये कैसा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा T2G6 Eg2, यानी कि यहाँ जॉन टेलर क्या है, प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, वही बात करते हैं हम इसकी। तो ये हुआ कॉपर 2 पॉजिटिव D9, इसका मतलब ये हुआ T2G6 Eg3। यहाँ Eg में क्या हो रही है, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा, जॉन टेलर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। यहाँ जॉन टेलर भी प्रेजेंट है और ये क्या है, ये देखो कीलेट रिंग भी बन रही है, जॉन टेलर भी है और कीलेट इफेक्ट भी है। इसका मतलब बॉन्डों के छोटे बड़े होने से क्या आएगा, यहाँ रिंग में स्ट्रेन आएगा बस। बट यहाँ पर क्या है, केवल और केवल कीलेट इफेक्ट है, तो कौन स्टेबल होगा, ये स्टेबल होगा। तो क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें देखनी है कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन प्रेजेंट है या नहीं है। केवल जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है, कीलेट इफेक्ट नहीं है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, जॉन टेलर वाले की। लेकिन जॉन टेलर के साथ साथ कीलेट इफेक्ट प्रेजेंट है तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और यदि केवल और केवल कीलेट इफेक्ट है तब भी स्टेबिलिटी सिस्टम की क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी कि हम ये क्या समराइज कर सकते हैं, केवल और केवल कीलेट इफेक्ट भी सिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, केवल और केवल जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी सिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, पर ये दोनों मिलकर सिस्टम की स्टेबिलिटी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो आज हमने जाना कीलेट इफेक्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट और उससे आगे का ट्रांस इफेक्ट। और आज की वीडियो के लिए इतना ही।